अस्सलामुअलैकुम। हम जब स्कूल जाते थे और उस स्कूल में होता यह था कि दो बड़े स्टूडेंट के ग्रुप होते थे और उन ग्रुप के दरमियान अक्सर लड़ाई चलती रहती थी। एक स्कूल के अंदर बंदा ऐसा होता था, वो एक स्टूडेंट ऐसा होता था जिसका काम था इस ग्रुप को कोई और बात बताना, उस ग्रुप को कोई और बात बताना। ना वो इस ग्रुप से तल्लक रखता था, ना उस ग्रुप से तल्लक रखता था। और उसका काम होता था दोनों को आपस में गलत फहमियां डालकर उनमें लड़ाई करना, फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना और लड़ाई को तेज करना, लेकिन खुद उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना। ऐसे लोगों को कहते हैं कैटलिस्ट। ऐसे ही कुछ कैटलिस्ट हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं और ये कैटलिस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये कैटलिस्ट अगर ना हो तो ज़िंदगी पर सवालिया निशान लग जाएगा, ज़िंदगी के आगे फुल स्टॉप लग जाएगा, ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। इन कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? इन कैटलिस्ट के काम करने का अंदाज क्या है? माय नेम इज़ इमरान खान और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कैटलिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको कहते हैं बायो कैटलिस्ट और एंजाइम्स। एंजाइम्स का ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 के साथ है और तमाम बोर्ड के जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं, सिंध बुक बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 3 है पार्ट 1 का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 3 है पार्ट 1 का। इसी तरह से फेडरल बोर्ड जो नेशनल बुक फाउंडेशन है इसके भी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है और केपीके बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 3 है पार्ट 1 का। सो स्टार्ट करते हैं आज हम इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होती हैं और इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर एंजाइम्स। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंजाइम क्या, इनकी डेफिनेशन बताएं। सो एंजाइम्स की डेफिनेशन को मैंने सेगमेंट में तोड़ दिया है और सेगमेंट में तोड़ने का मकसद यह है कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए कंसेप्ट पर, दूसरी प्रैक्टिस आपकी हो जाए जो एमसीक्यूज कैसे बनते हैं और आप कैसे घर बैठकर एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। सो एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत से ग्रुप होते हैं जिनमें सबसे बड़ा ग्रुप और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या है, वो एंजाइम्स हैं। इसके अलावा हार्मोन्स होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, तो डिफरेंट ग्रुप हैं प्रोटीन के। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन। नंबर 2, विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। ये हमेशा बायोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, यानी हमेशा किसी न किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर रही होती हैं। दे ट्रेमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। एफिशिएंसी होती है पर यूनिट टाइम में ज्यादा काम करने की सलाहियत को एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये रिएक्शन को इतना स्पीड अप करती हैं कि 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल रहे होते हैं। एंड आर स्पेसिफिक दैट एक्शन, और अपने इस काम के लिहाज से बड़ी मखसूस होती हैं कि अगर एक एंजाइम ने ग्लूकोज को तोड़ना है तो वो एंजाइम सुक्रोज को नहीं तोड़ेगी। तो इस लिहाज से एक एंजाइम अगर डाइजेस्ट कर रही है माल्टोज को तो वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो अपने एक्शन के लिहाज से बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एंजाइम या व्हाट डिफाइन एंजाइम, तो इस डेफिनेशन को आपने पैराग्राफ वाइज लिखना। ये सारे इसके पॉइंट हैं। यही चीजें अल्फा बीटा चार्ली बनकर आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स। सो आप इसी के साथ साथ आपके ब्रेन की एक्सरसाइज, जिसको ब्रेन जिम कहते हैं, मैंने यहां पर एक क्विज की सूरत में, एमसीक्यूज की सूरत में आपके सामने पेश की है। एमसीक्यूज का पहला ऑप्शन है एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन। बीटा ऑप्शन है एंजाइम्स आर इन विवो इन एक्शन। इन विवो विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करती है, विद इन सेल काम करती हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। और डेल्टा ऑप्शन है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं इन गिवन ऑप्शन के लिहाज से। पहला जो एमसीक्यूज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऐसी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम। तो फिर सारी की सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, वो करेक्ट है। एंजाइम्स प्रोटीन भी होती है, इन विवो इन एक्शन भी है और स्पेसिफिक इन एक्शन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की नेचर के लिहाज से कौन सी इंपॉर्टेंट है, अल्फा ऑप्शन। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सो हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। सेकंड पॉइंट है कि एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था, एंजाइम की टर्म कैसे आई थी। तो फर्स्ट एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय एंसेल्मे पाइन, एक साइंटिस्ट है, उसने इनको डिस्कवर किया था। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर वाज डायस्टेज। डायस्टेज पहली एंजाइम थी जो डिस्कवर हुई थी।
तो ये हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। एक हमारे पास साइंटिस्ट है एंसेल्मे पायन, जिसने डिस्कवर किया था एंजाइम को। द एंजाइम, जो टर्म ये एंजाइम है, एंजाइम की जो टर्म ये किसने दी थी? विल्हेल्म कोहने एक साइंटिस्ट है, इसने ये टर्म दी थी एंजाइम्स। और इस टर्म का मतलब क्या है? इन का मतलब होता है इन, और जाइम मीन यीस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये वो एंजाइम है जो यीस्ट से डिस्कवर हुई थी। फर्स्ट एंजाइम यीस्ट से डिस्कवर हुई थी। तो एंजाइम का लिटरल मीनिंग होता है वर्किंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन की तरफ मूव करते हैं कि एंजाइम की नेचर मीन वो किस बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो जब भी बात नेचर की होती है तो हम कहते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है, वो प्रोटीन है, या वो वाटर इन नेचर है। सो ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन के दो बड़े ग्रुप है ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 में आपने डिस्कस किया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक होती है फिब्रस प्रोटीन और दूसरी है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम का ताल्लुक किससे होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन से होता है, जो कि ग्लोब लाइक होती है। सो अब नेक्स्ट यहां पर एक और मैंने आपके सामने एक एक्सेप्शन बता दी है। बेटा इन जनरल हम बात करते हैं एंजाइम्स क्या होती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम, ये होते हैं आरएनए, ये कैटालिटिक आरएनए होते हैं। सो इट इज नॉट अ प्रोटीन एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इस तरह की एक्सेप्शन हर जगह पर मौजूद है। इन जनरल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम दैट आर न्यूक्लिक एसिड यानी कि कैटालिटिक आरएनए होते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड। चूंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनी होती हैं? वो पॉलीपेप्टाइड से बनी होती हैं, और पॉलीपेप्टाइड किससे बनी होती हैं? हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड। सो बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम क्या होगा? वो अमीनो एसिड ही होगा। कोई भी चीज जो प्रोटीन है उसका बेसिक यूनिट अमीनो एसिड ही रहेगा। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ सैकरेज इज, क्योंकि सैकरेज एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है, सो बेसिक यूनिट अमीनो एसिड ही रहेगा। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड फिर मॉडिफाइड होती हैं। व्हेन पॉलीपेप्टाइड अटेन अ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर तो इट बिकम प्रोटीन। तो वो फिब्रस प्रोटीन या ग्लोबुलर, तो एंजाइम क्या होती है? ग्लोबुलर। सो ऑल एंजाइम के पास टर्शरी स्ट्रक्चर आना जरूरी है। सबके पास जो होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर जरूरी है, और कुछ के पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। सो पॉलीपेप्टाइड आर फोल्डेड इनटू टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन या टर्शरी होती हैं या क्वाटरनरी होती हैं। सो प्रोटीन एंजाइम, कोई भी एंजाइम ऐसी नहीं है जिसकी फाइनल स्ट्रक्चर सेकेंडरी हो। सो यहां पर एक और एमसीक्यूज आपके सामने ये उड़ता हुआ है। सबसे पहले अल्फा ऑप्शन है ग्लोबुलर प्रोटीन, बीटा ऑप्शन है अमीनो एसिड, चार्ली ऑप्शन है टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और डेल्टा ऑप्शन है राइबोजाइम। बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज में यहां पर आपसे डिस्कस करता हूं। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम? तो वो क्या होगी? टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम? तो आंसर क्या होगा? अमीनो एसिड। Which one of the following shape is universal to all enzyme? तो फिर globular protein. All enzyme are globular protein. So delta option. All enzymes are globular protein except, तो फिर ribozyme is not a protein. Which one of the following enzyme is not protein in nature? या which one of the following enzyme is nucleic acid in nature? तो आंसर क्या होगा? ribozyme. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सो ऑल एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जितनी भी एंजाइम है इनके 2 पार्ट आना जरूरी हैं। नंबर 1 एक एक्टिव साइट का आना जरूरी है, और नंबर 2 एक नॉन एक्टिव साइट का आना जरूरी है। तो तमाम एंजाइम के पास ये 2 पार्ट मस्ट होते हैं, एक्टिव साइट एंड नॉन एक्टिव साइट। यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ एंजाइम जो होती हैं, मोस्ट एंजाइम कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। सो ऑल एंजाइम के पास एक्टिव साइट और नॉन एक्टिव साइट होती है, और मोस्ट एंजाइम के पास कुछ एंजाइम ऐसी हैं जो कोफैक्टर रिक्वायर नहीं करती, इनको एपो एंजाइम कह रहे होते हैं। सो मोस्ट एंजाइम के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जो उसकी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। सो एक्टिव साइट और नॉन एक्टिव साइट ये दोनों क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन पार्ट, और प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्लियर? एक्टिव साइट और नॉन एक्टिव साइट दोनों क्या है? ये इसका प्रोटीन पार्ट बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। जाके कोफैक्टर हमेशा क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉन प्रोटीन? तो वो क्या होगा? कोफैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम? तो एक्टिव साइट एंड नॉन एक्टिव साइट। सो
जो प्रोटीन पार्ट है इसको एपो एंजाइम कहेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर। सो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों मिलकर क्या बना देंगे, होलो एंजाइम बनाएंगे। सो होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहां पर हमारे पास ये पूरी की पूरी एंजाइम है। इस एंजाइम में ये जो इसका पार्ट है, इसके अलावा ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। जबकि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसके पास क्या मौजूद है, ये इसके पास मौजूद है एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट के अंदर होती है कैटालिटिक साइट, इसके ऊपर मौजूद होती है कोएंजाइम, और इसी तरह से बाज़ औक़ात इसके पास कोफैक्टर भी मौजूद होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर? तो ये हमारे पास ये पूरी की पूरी, अगर कोई एंजाइम विद कोएंजाइम या कोफैक्टर के साथ है तो उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। अगर कोफैक्टर को जुदा कर दें तो एपो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में से कोफैक्टर रिमूव कर दें तो वो बन जाती है एपो एंजाइम। अब व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट क्या है, इसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एक्टिव साइट की आपकी बुक में डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सारी डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपको पता है एंजाइम का काम क्या है, कैटालिस्ट यानी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करती है। सो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम जो एक्ट करती है एज ए कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिव साइट। Enzyme act as a catalyst because of its active side. So catalytic activity of enzyme is restricted यानी limited होती है, महदूद होती है to a small portion of enzyme called active site. यानी एंजाइम की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कैटालिस्ट का काम नहीं करती। जो स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम एक्ट करता है एज ए कैटालिटिक साइट उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एन एंजाइम रिएक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट। दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होगी कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वो लिमिटेड है टू स्मॉल पोर्शन कॉल्ड एक्टिव साइट। दूसरी डेफिनेशन, एन एंजाइम रिएक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट विद हेल्प ऑफ ए 3 डायमेंशनल कैविटी कॉल्ड एक्टिव साइट। और तीसरी डेफिनेशन, एक्टिव साइट इज ए चार्ज बेरिंग कैविटी। इसके पास कुछ स्पेसिफिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट चार्ज होते हैं। तो एक्टिव साइट इज अ चार्ज बेरिंग कैविटी, एक छोटी सी कैविटी है जिसके ऊपर चार्ज होते हैं, वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारी के सारी एंजाइम है। ये जो इसके डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, फ्रुक्टोज, जो इसका मेन सबस्ट्रेट है सुक्रोज है। ये सुक्रोज आकर इस जहां जिस जगह में फिट हो रहा है इस जगह को हम क्या करेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। फिर वो वाटर ऐड होता है तो सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ये सक्रेज एंजाइम को शो किया गया है और सक्रेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ रही है और जिस जगह पर ये सुक्रोज फिट हो रहा है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट के, एक्टिव साइट के भी आगे कुछ पार्ट्स हैं कि नहीं है। एक्टिव साइट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड। अब एक एंजाइम में हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं जिनमें से ओनली फ्यू अमाइनो एसिड, तकरीबन 2 to 10 अमाइनो एसिड बनाते हैं क्या, वो उसकी एक्टिव साइट बनाते हैं। बाकी जो बल्क ऑफ साइट होती है उसकी नॉन एक्टिव साइट होती है। सो स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज एक्टिव साइट एंड बल्क ऑफ एंजाइम इज नॉन एक्टिव साइट। और जो इसकी 3 डायमेंशनल शेप है ना, पूरी की पूरी इसकी ग्लोबुलर शेप, वो उसकी नॉन एक्टिव साइट की वजह से है। सो एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक्टिव साइट में मजीद 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट्स। अब होता यह है कि बाइंडिंग साइट ने क्या करना होता है, सबस्ट्रेट को पहचानना है। अच्छा कौन है, वो कौन सा सबस्ट्रेट है जो मेरा है, उसको वो पहले रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी, फिर वो क्या करेगी, उसको बाइंड करेगी, अपने अंदर बैठा देगी। आओ आप बैठ जाओ, फिट हो जाओ। जैसे वो बाइंड करेगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एक्टिवेट करता है। एक और छोटी सी साइट होती है जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। वो कैटालिटिक साइट क्या करेगी, उस सबस्ट्रेट को इस तरह से वो उसके अंदर वो कुछ चेंजेस लाएगी कि वो सबस्ट्रेट नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सो बाइंडिंग साइट, वो एक्टिव साइट के अंदर 2 साइट हैं। एक वो साइट जो सिर्फ सबस्ट्रेट को पहचानने में हेल्प करेगी और उसको बाइंड करने में हेल्प करेगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगी, उसको कहेंगे बाइंडिंग साइट। और उसी बाइंडिंग साइट के साथ ही होती है कैटालिटिक साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैटालाइज करेगी और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। सो एंजाइम में एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट में जो कैटालिटिक पोर्शन होता है उसको कहते हैं कैटालिटिक साइट और जो बाइंड करती है उसको कहते हैं बाइंडिंग साइट। दोनों का कंपैरिजन डिटेल में मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। सो बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज भी करती है और बाइंड भी करती है सबस्ट्रेट के साथ। और कैटालिटिक साइट क्या करती है, कैटालाइज करती है रिएक्शन को। तो बाइंडिंग साइट क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड करती है सबस्ट्रेट के साथ। और फिर बनता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
फिर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ES कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक्टिवेट करता है कैटालिटिक साइट को, तो इट एक्टिवेट कैटालिटिक साइट। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग साइट है ये सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर सकती है, इनहिबिटर के साथ भी बाइंड कर सकती है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर याद रखना, वो सबस्ट्रेट की जगह पर एक्टिव साइट पर बाइंड कर सकता है। सो बाइंडिंग साइट कैन बाइंड विद सबस्ट्रेट एज वेल एज इनहिबिटर। अब जब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है तो वो कैटालाइज करती है रिएक्शन को कैटालाइज करती है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? कैटालिटिक साइट का काम होता है। और यही कैटालिटिक साइट क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती है ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? एनहांस हो जाए। इट कैन कन्वर्ट ओनली सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। देखो, बाइंड सबस्ट्रेट भी कर सकता है, इनहिबिटर भी कर सकता है। बाइंडिंग साइट जो होती है दोनों को बाइंड कर सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट में चेंज होगा वो सिर्फ क्या होगा? वो सबस्ट्रेट होगा, इनहिबिटर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पर एक आपके सामने एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किया है। अल्फा ऑप्शन है एक्टिव साइट, बीटा ऑप्शन है बाइंडिंग साइट, चार्ली ऑप्शन है कैटालिटिक साइट एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये चीजें स्टेटमेंट बन जाएंगी कि इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड विद सबस्ट्रेट, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर स्पेसिफिक होगा बाइंडिंग साइट। अब अगर ऑप्शन में बाइंडिंग साइट ना हो तो स्पेसिफिक आंसर ना होगा, तो इन जनरल बाइंडिंग साइट किसका हिस्सा है? एक्टिव साइट का, तो फिर हम एक्टिव साइट को प्रेफर करेंगे। इसी तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग साइट। विच वन द फॉलोइंग कैटालाइज द रिएक्शन, तो वो एक्टिव साइट है। क्लियर? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, तो सारी स्टेटमेंट ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को वो या स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट को डिफाइन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने के सबस्ट्रेट, बीटा ऑप्शन है इनहिबिटर, चार्ली ऑप्शन है प्रोडक्ट, डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो एंजाइम्स कैन कन्वर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू प्रोडक्ट, तो किसको कन्वर्ट करेगी? वो सबस्ट्रेट को करेगी, आप प्रोडक्ट को तो नहीं कर पाएगी। सो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है। यही क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली बाइंड एट एक्टिव साइट, तो यूजुअली मेनली बाइंड जो करता है वो हमेशा सबस्ट्रेट होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड विद एक्टिव साइट, तो कैन जो कर सकता है वो सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो ये होती है टेक्निकल कंसेप्चुअल स्टडी के स्टेटमेंट क्या यूज हुई है। अगर मोस्ट विच वन द फॉलोइंग मोस्टली बाइंड एट एक्टिव साइट, यूजुअली बाइंड एट एक्टिव साइट, जनरली बाइंड एट एक्टिव साइट, तो वो क्या होगा? सबस्ट्रेट ही होगा। लेकिन विच कैन बाइंड, तो वो सबस्ट्रेट भी है, इनहिबिटर भी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है। अब शेप ऑफ एक्टिव साइट क्या है? शेप ऑफ एक्टिव साइट्स किस तरह की है? तो हमेशा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट, और ये रिजिड होती है और स्पेसिफिक शेप रखती है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट की शेप हमेशा रिजिड है, चेंज नहीं हो सकती, जबकि फ्लेक्सिबल है, उसकी शेप फ्लेक्सिबल है, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल। सो अब हम आते हैं जो एंजाइम्स को काम करने के लिए बाज़ औक़ात नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। सो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? कोफैक्टर। सो कोफैक्टर के फीचर हम डिस्कस करते हैं। इट इज ऑलवेज नॉन प्रोटीन पार्ट, ये हमेशा नॉन प्रोटीन होगा, कभी भी कोफैक्टर प्रोटीन नहीं हो सकता। नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड बाय मोस्ट एंजाइम नॉट ऑल एंजाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज रिक्वायर्ड बाय मोस्ट एंजाइम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, और रिक्वायर भी किस लिए है? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंजाइम, बाज़ औक़ात ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान ये ब्रिज का काम कर रहा होता है, क्योंकि इसके बगैर वो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, तो ये कनेक्शन लिंक का काम कर रहा होता है। समटाइम इट प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ एनर्जी, बाज़ औक़ात ये एक एनर्जी प्रोवाइड करके वो रिएक्शन करवा रहा होता है जो एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं होता है। सम मोस्टली एटीपी एक्ट एज ए एनर्जी, एक्ट एज ए कोफैक्टर। जैसे आप देखते हैं कैल्विन साइकिल में जब तक एटीपी ऐड नहीं होगी तो कैल्विन साइकिल नहीं चलेगा। इसी तरह से जब तक एटीपी ऐड नहीं होगी, यूज नहीं होगी, ट्रांसफर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो सम टाइम इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। इट मे बी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, होगा हमेशा नॉन प्रोटीन, और नॉन प्रोटीन में ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इट मे बी परमानेंट पार्ट और डिटैचेबल, ये या एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप, या डिटैचेबल हो सकता है को एंजाइम, और इसी तरह से नेक्स्ट एक्टिवेटर की सूरत में।
इट मे फॉर्म लूज लिंकेज या टाइट लिंकेज। जब ये परमानेंट उसका पार्ट होगा तो ये टाइट लिंकेज बनाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, और लूज लिंकेज बनाएगा तो फिर कोएंजाइम या एक्टिवेटर होगा। सो नेक्स्ट इन टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की तीन बड़ी टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्टिवेटर जो हमेशा इनऑर्गेनिक होता है, नेक्स्ट है कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक होता है, और तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक होता है। अब एक्टिवेटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ये हमेशा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर इफ इट इज डिटैचेबल। अगर वो डिटैचेबल होगा, अगर वो परमानेंट पार्ट बन गया तो इनहिबिटर बन जाता है, जैसे साइनाइड आयन। ये भी इनऑर्गेनिक आयन है लेकिन वो क्या है, नॉन डिटैचेबल है और इरिवर्सिबल इनहिबिटर बन जाता है। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एक्टिवेटर हमेशा क्या होता है, इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक आयन्स होता है, ये डिटैचेबल होता है, लूज बॉन्ड बनाता है और जुदा हो जाता है, लूजली बाउंड होता है, और एक्टिवेटर भी इसको कहते हैं। इसको कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयरन, मोस्ट ऑफ द ट्रेस एलिमेंट जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, दे एक्ट एज ए कोफैक्टर, दे एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। कोएंजाइम की तरफ आते हैं। ये हमेशा ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, ये डिटैचेबल होता है। और अब कोएंजाइम और एक्टिवेटर में फर्क किस चीज का आ गया, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ गया। सो ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर डिटैचेबल है तो वो कोएंजाइम है, और अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर डिटैचेबल है तो वो एक्टिवेटर है। ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, एंट्री टेस्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी लूजली बाउंड है, बाकी ये भी डिटैचेबल है, लूजली बाउंड है। ये एंजाइम ऑफ एंजाइम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। को एंजाइम मीन एंजाइम के साथ मिलकर काम कर रही होती है। और मोस्टली विटामिन जो होते हैं दे एक्ट एज ए, मोस्टली नॉट ऑल, मोस्ट विटामिन एक्ट एज ए को एंजाइम। और इस तरह कुछ न्यूक्लियोटाइड भी हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और FAD फ्लेवन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सारे डाइन्यूक्लियोटाइड हैं, इनकी नेचर डाइन्यूक्लियोटाइड है बट दे एक्ट एज ए कोएंजाइम। ये लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं। अब कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो मेन फर्क है वो क्या है, दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, ये कॉमन पॉइंट है। इसके बाद ये डिटैचेबल होता है, ये नॉट डिटैचेबल होता है। इसलिए अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर परमानेंट पार्ट है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन द फॉलोइंग कोफैक्टर इज परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम, तो फिर आंसर हमेशा क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप ही होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा एंजाइम का परमानेंट पार्ट होता है, ये नॉन डिटैचेबल होता है। परमानेंट पार्ट मीन ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी की लूज बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो ये नॉन डिटैचेबल है, कोवेलेंटली बाउंड है और परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम है। इसमें हमेशा एक एग्जांपल है हीम ग्रुप की, और एक हेमाटिन भी होता है। हीम ग्रुप आपको हीमोग्लोबिन में भी मिलेगा, हीम ग्रुप मायोग्लोबिन में भी मिलेगा, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जितनी भी एंजाइम है उनमें ये हीम ग्रुप मौजूद होता है। तो यहां तक आपने देखा कि इन कोफैक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। जैसे इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ऑल आर कोफैक्टर, इन तीनों में एक सिमिलैरिटीज क्या है, ऑल आर कोफैक्टर, लेकिन इनमें डिफरेंसेस भी क्या हैं। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में एक चीज कॉमन है, दोनों ऑर्गेनिक हैं। इसी तरह से कोएंजाइम और एक्टिवेटर में एक चीज कॉमन है, दोनों डिटैचेबल हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज नॉन डिटैचेबल वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज डिटैचेबल कोएंजाइम है, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज डिटैचेबल इज कॉल्ड एक्टिवेटर। ये सारी चीज़ें आपको एंट्री टेस्ट जो अभी आपका हो रहा है उसमें भी बहुत हेल्प करेंगी, और जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, ना सिर्फ आपके नॉर्मल पेपर में बल्कि बोर्ड पेपर में भी और एंट्री टेस्ट पेपर में भी। कोई भी आपका एग्ज़ाम है, वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, PPSC, सो काइंडली आप इस तमाम वीडियोज़ को बड़े गौर से देखें, समझें, और अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाएं, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम जो बायोलॉजी की वीडियो तक एक्सेस मिल जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ एंजाइम्स। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।